सो फ्रॉम दिस वीडियो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जो भी पॉलिटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए इन द लास्ट 10 ईयर, उसकी जो थीम्स हैं उनको बेसिकली हम एक एक करके यहाँ पे कवर करने वाले हैं. सो दीज वीडियोज़ विल बी मेन स्पेसिफिक एंड बहुत अच्छे से एंड बहुत ही रिकॉल करते हुए हम इन सारे जो टॉपिक्स हैं, मुद्दों को समझते भी हुए, रिकॉल करते हुए चलेंगे हर एक थीम को. ठीक है, हमने 360 डिग्री कवरेज करा है फ्रॉम द एग्ज़ाम परस्पेक्टिव. एंड जो थीम्स है वो जनरली रिपीट करती हैं. देखिए, अगर मान लीजिए 50% भी थीम्स रिपीट कर जाती हैं तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट हम 50% जो हमारे आंसर्स होंगे वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे. एंड थोड़े बहुत जो है उसके अलावा हमारे करंट अफेयर्स से प्रिपेयर हो जाएंगे. सो दिस इज़ हाउ हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे हमारे मीन्स में. सो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, इधर उधर की बात करनी नहीं है. सिंपल अगर मेन स्पेसिफिक की बात करें तो जो हमने प्रीलिम्स प्लस मेंस के वीडियोस रिकॉर्ड करें अपने ब्लू बुक में से, ठीक है, जिसमें हमने सारे जो भी कोर कंसेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पढ़ा है. ठीक है, उसके बाद हमें ये सारे मीन्स के लेक्चर्स देखने हैं जो कि PYQ थीम बेस्ड है. ठीक है, एंड उसके बाद हमें उन साथ में प्लस हमें करंट अफेयर्स को अच्छे से रगड़ा मान लेना है. और उसके बाद हमें लास्ट में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर देनी है. एंड दैट इज़ इट, हम मीन्स रेडी हो जाएंगे. ज़्यादा इधर उधर का सोचना नहीं है. एंड दैट इज़ इट, क्योंकि टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए. दिस इज़ द बेस्ट एंड द बेस्टेस्ट स्ट्रैटेजी. सो शुरू करते हैं कि थीम लेंगे, हम उसको अच्छे से समझेंगे. एंड कोई थीम आ रही है तो उससे रिगार्डिंग जो है अपना ब्लू बुक में एक बार खोल के ना चीज़ों को पढ़ लेना उससे रिगार्डिंग, राइट. चलिए, तो सबसे पहले जो हमारी थीम है दैट इज़ राइट टू प्राइवेसी. देखिए, जो राइट टू प्राइवेसी उसमें एटलीस्ट 2 से 3 बार जो है क्वेश्चन आ चुका है. दैट मीन्स एक बहुत ही फेवरेट एक थीम है, एक एरिया है जहाँ से UPSC जनरली क्वेश्चन पूछता है. तो सबसे पहले बात करते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है क्या कोई. देखिए, एक्सप्लिसिटली कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि हमारे पास कोई राइट टू प्राइवेसी है. मतलब एक्सप्लिसिटली मेंशन का मतलब है कि एग्जैक्ट वर्ड्स राइट टू प्राइवेसी करके मेंशन नहीं है. लेकिन इसको हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो कहीं ना कहीं इसके अंडर ही आती है. इसेंशियल है फॉर डिग्निटी, इंसान की रिस्पेक्ट के लिए है ना प्राइवेसी चाहिए. ऑटोनॉमी एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक राइट है. थोड़ी सी जजमेंट्स देख लेते हैं इससे रिगार्डिंग. देखिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 से 3 जजमेंट्स हमें मोटी मोटी याद होनी चाहिए पर थीम, तभी हम थोड़ा सा ईजिली कहें आंसर्स में इनको इनकलकेट कर पाएंगे. तो सबसे पहले है जस्टिस KS पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम KS पुट्टुस्वामी केस भी लिख सकते हैं सिंपली कहें तो. इस केस में क्या होता है, ये डिक्लेयर किया जाता है कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल 21. तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है. ठीक है, और वो कहता है कि जो राइट टू दैट इज़ प्राइवेसी है ये क्या क्या कवर करता है. तो ये कवर करता है आपकी पर्सनल चॉइस में प्राइवेसी, आपकी बॉडीली ऑटोनॉमी, आप अपने बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं, आपको क्या डिजीज़ है क्या नहीं है, ये आपकी प्राइवेसी है. इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपने अपने तक रखना चाहते हैं. एंड डिजिटल प्राइवेसी, तो अलग अलग टाइप की सारी तरीके की प्राइवेसीज़ को अलग अलग डायमेंशन से कवर करता है. उसके बाद एक राजा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसको हम राजा गोपाल केस ही बोलेंगे, ये होता है. और ये केस क्या कहता है, ये कहता है कि प्रोटेक्शन मिलेगी पर्सनल लाइफ को फ्रॉम मीडिया इंट्रूजन से. तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्राइवेसी की बात करी कि हम पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए फ्रॉम द मीडिया. कि मीडिया ना कि स्पेसिफिकली जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा घुसते हैं, तो उसी से रिगार्डिंग ये केस हुआ था. एंड देन देर इज़ ऑल्सो नवजीत सिंह जोहर केस, जो कि काफ़ी फेमस है, जिसने बोला कि जो प्राइवेसी है वो सेक्शुअल ओरिएंटेशन भी है. प्राइवेसी सेक्शुअल ओरिएंटेशन में मिलनी चाहिए, आप किस सेक्स से बिलोंग करते हैं ये आपकी प्राइवेसी है, राइट. सो 3 केस हुए. KS पुट्टुस्वामी जिसमें बोला ये फंडामेंटल राइट है और ये क्या क्या कवर करता है, अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन, डिजिटल पर्सनल चॉइस वाली. राजा गोपाल केस में हुआ जिसमें बोला कि जो है पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट करना है मीडिया इंट्रूजन से, मीडिया से प्राइवेसी. नवजीत सिंह जोहर ने बोला कि आपको सेक्शुअल ओरिएंटेशन भी आपकी प्राइवेसी होनी चाहिए. तो 3 मेन केस है. तो कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा राइट टू प्राइवेसी से रिगार्डिंग, तो हमें इन 3 केसेस को कैसे ना कैसे करके उस आंसर में मैंशन करता है. थोड़ा सा बल्क जो है वो बढ़ता है. ठीक है, नाउ अच्छा थोड़ा सा ऐसा रख लें PR और PRN परन प्राइवेसी और PRN. P फॉर पुट्टुस्वामी, आज फॉर राजा गोपाल, एंड फॉर नवजोत सिंह जोहर केस. ना थोड़ा सा डायमेंशंस दे सकते हैं. देखिए, अलग अलग टाइप की प्राइवेसी होती है, जैसे कि इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी, कि आपका जो पर्सनल डाटा है आपके बारे में, जो इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, या आपकी पर्सनल डाटा इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में जिसकी प्राइवेसी. मोबाइल नंबर, बॉडी नील हेल्थ प्राइवेसी, आप
आपने इंश्योरेंस ले रखा है, कहाँ का इंश्योरेंस ले रखा है, आपने कोई सर्जरी कराई है, क्यों कराई है ना, ये सब कुछ ये आपकी प्राइवेसी है। डिजिटल का मतलब है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया से, ये सारी चीज़ों की भी आपको प्राइवेसी होनी चाहिए। तो डिजिटल आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, लीक ना हो। उसके बाद फाइनेंशियल भी प्राइवेसी होनी चाहिए कि आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें कितने पैसे हैं, पर्सनल ट्रांजेक्शंस है ना, आप किसको पैसे भेज रहे हो, किसको ले रहे हो। कम्युनिकेशन, आपने कभी मैसेज करा, आपने किससे क्या बात करी है ना, वो भी आपकी प्राइवेसी होनी चाहिए। ईमेल हुए, फ़ोन कॉल्स हुई, सब कुछ। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के डायमेंशंस हैं। तो क्या क्या है, इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, बॉडी एंड हेल्थ प्राइवेसी, डिजिटल प्राइवेसी, और क्या है, कम्युनिकेशन प्राइवेसी एंड फाइनेंशियल प्राइवेसी। 5 आपके डायमेंशंस हैं, इसको रिकॉल कर लेना है। गवर्नेंस एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, अब इससे इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, अभी रिसेंटली कुछ कंट्रोवर्सीज है जो इससे रिगार्डिंग होती रहती है, जैसे कि आधार एक्ट आया था 2016 में, जिसने स्टोर करा बायोमेट्रिक फॉर ईजियर सर्विस डिलीवरी, रेज प्राइवेसी कंसर्न। मतलब क्या हुआ, आधार एक्ट आता है 2016 में, वो बोलते हैं कि आपको अपने बायोमेट्रिक्स को स्टोर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, एंड उन्हीं की हेल्प से आपको क्या है, सर्विस डिलीवरी की जाएगी, जिससे कि ऑफकोर्स करप्शन वगैरह कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी के कंसर्न है, क्योंकि उसका वो लीक हो सकता है, हैक हो सकता है, मिसयूज़ हो सकता है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, एक और बिल आता है 2019 में, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, जो कि गवर्नमेंट लाई अपनी तरह से प्राइवेसी को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। सो ड्राफ्ट करता है लॉ, ड्राफ्ट किया गया लॉ जो कि रेगुलेट करेगा पर्सनल डाटा कलेक्शन, स्टोरेज एंड यूसेज को। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेप था कि हम कैसे पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करें, और आधार एक्ट एक तरीके से कंट्रोवर्सी है। ठीक है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव आपको पता है कि ये बोलता है कि केयरफुल बैलेंस पर आपको बनाना है सर्विस डिलीवरी एंड रीजन की प्राइवेसी। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव क्या कहता है कि जो भी आप गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन होगा, डिजिटल इंडिया कि गवर्नमेंट का इंटरेक्शन विद द पीपल, विद द सिटीजन, वो किस तरीके से होगा, डिजिटली होगा। तो उसमें अब डिजिटली जब होगा तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो स्टोर होगी, है ना, तो उसको बैलेंस करना है हमें, सर्विस डिलीवरी को एंड सिटीजन की प्राइवेसी। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि सर्विस डिलीवरी भी अच्छी हो दिस। ठीक है, तो आधार एक्ट जो कि कंट्रोवर्सी के तौर पे हम उस पर लिख सकते हैं। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल एक स्टेप था टू प्रोटेक्ट द डाटा, तो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव में लिख सकते हैं। एंड डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में आप कह सकते हैं कि हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अब इससे रिगार्डिंग इश्यूज़ क्या आते हैं, देखिए, डिजिटल सर्विलेंस। अभी आज के टाइम पे क्या है, सर्विलेंस का मतलब होता है कि आप निगरानी रखना, डिजिटली निगरानी रखना थ्रू इंटर ट्रैकिंग, जैसे कि CCTV है, वो कहीं ना कहीं वॉयलेट कर सकते हैं प्राइवेसी। दैट मीन्स अब कैसे, देखिए, जैसे कि एक रोड है, रोड पे यहाँ पे एक हमारे CCTV कैमरा हमने लगवा दिया। ऑफ कोर्स वो इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी कार है, किस रोड से आ रही है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, क्राइम वगैरह को जांचने के लिए, तो इज़ इम्पॉर्टेंट। और एट द सेम टाइम जो लोग वहाँ से जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनकी भी तो प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है ना। बायोमेट्रिक डाटा यूजेज नीड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, साथ में बायोमेट्रिक के जो डेटा है वो काफ़ी इसका मिसयूज़ हो सकता है ना, कोई आप मिसयूज़ करके आपको मर्डर के केस में भी इवन फंसा सकता है ना, इट कैन बी हैपन एनीवे। उसके बाद AI है एंड जो बिग डाटा है, वहाँ पे रिस्क है कि फेक प्रोफाइल बनती है ना, चलता भी है सोशल मीडिया पे, रील्स पे चलता है कि मोदी की शक्ल हटा के फिर वहाँ पे कोई और आ रहा है एंड देन वो डांस कर रहे हैं। एंड एल्गोरिथमिक बाइस भी आपको देखने को मिलता है AI में कि एल्गोरिथमिक बाइस मतलब को जो माइंड है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। प्राइवेसी वर्सेस इंटरनेशनल सिक्योरिटी, आपको इस चीज़ का मतलब आपको प्राइवेसी तो देनी है अपने सिटीजन्स को, लेकिन अपनी नेशनल सिक्योरिटी का भी तो ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए, फंड को ट्रैक करना, पैसा आ रहा है जा रहा है, कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल प्राइवेसी आ गई आपकी, लेकिन साथ में एंटी स्टेट भी तो फंड आ सकता है, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के लिए फंड आ सकता है, टेरर फंडिंग हो सकती है, तो उसको प्रिवेंट करना भी तो गवर्नमेंट का काम है, तो उसके लिए उसको ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये सारे चैलेंज है कि डिजिटल जो सर्विलेंस है उनका आपका क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं वो वायलेट कर रहे हैं प्राइवेसी को, बायोमेट्रिक डाटा यूसेज का तो यह मिसयूज़ हो सकता है, ये बिग डाटा कैसे है, एल्गोरिथमिक बायस है, फेक प्रोफाइल बना सकते हैं। एंड प्राइवेसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा क्या है, बैलेंस करने की ज़रूरत है ना। चैलेंजेस क्या हैं भाई, ह्यूज डाटा जनरेशन डेली इंडिया में, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन से ज़्यादा के पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है। सो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ ह्यूज डाटा जनरेशन डेली, कुछ ना कुछ डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है। वीक इन्फोर्समेंट है, हमारे जो लॉज हैं उनकी इन्फोर्समेंट बहुत अच्छी नहीं है, सिटीजन्स भी बहुत ज़्यादा अनअवेयर रहते हैं अपने प्राइवेसी राइट्स के बारे में, तो लोगों के पास भी इतना नहीं है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क रहता है, इसकी डेटा लीक, हैक होना, आइडेंटिटी थेफ्ट, जो कि बहुत कॉमन है आज के टाइम पे। ये कोई इन्फ्लुएंसर होता है ना, थोड़ा सा फेमस हुआ, फिर उसकी फेक प्रोफाइल बननी शुरू हो जाती है, लोगों से पैसा भी मांगते हैं लोग। कॉन्फ्लिक्ट रहता है लॉज के बीच में, जैसे कि
सर्विलेंस एंड एंटी टेररिज्म। सर्विलेंस भैया निगरानी तो रखनी है फॉर प्रिवेंटिंग द क्राइम्स को डिटेक्ट इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ को चेक ऑन रखने के लिए, लेकिन वहीं ना कहीं प्राइवेसी को भी। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट भी, तो डेली डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है। इन्फोर्समेंट अच्छी नहीं है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है डेटा से रिगार्डिंग, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स होता है लॉज में भी। एग्जाम्पल आधार लिंकेज, हमने इस पर भी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि हम बैंकिंग ऐप्स को, ठीक है, आधार लिंकेज बोले थे ना, आधार को पैन से वोटर आईडी से हम लिंक कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। आपको पता है आधार ही ऑलरेडी इतनी फेक है, तो उससे कहीं ना कहीं फेक वोटर आईडीज़ भी बन सकते हैं, जो कि कंसर्न फॉर द डेमोक्रेसी है। बैंकिंग ऐप्स एंड डिजिटल वॉलेट, साथ में अगर आप किसी के पास आपका आधार नंबर चला गया तो उसके पास आपका पूरा डेटा आ सकता है ना। बैंकिंग ऐप्स एंड डिजिटल वॉलेट्स, बहुत बार आप देखोगे जो बैंकिंग ऐप्स है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, ये जो बैंकिंग ऐप्स है, डिजिटल वॉलेट्स हैं, ठीक है, ये भी तो कंसर्न है डिजिटल प्राइवेसी की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो ऐप्स हैं आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे निगरानी रखे हुए हैं, है ना, उनका रिकॉर्ड उनके पास है। अब आगे क्या करें? आपको स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ की ज़रूरत है, जो अभी तक नहीं आया है, तो एक लॉ लाने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग भी और कॉम्प्रिहेंसिव, जो पूरा 360 डिग्री कवरेज दे कहीं ना कहीं इस पूरे इशू को। इन्फॉर्म कंसेंट ऑन कलेक्शन एंड यूजेज ऑफ पर्सनल डाटा, साथ में ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि आप इन्फॉर्म करके, जैसे कि आपको जैसे कि आप खुद देखोगे हमारा जो डेटा है वो डेली बिकता है, जैसे कि इफ़ आई सर्च एनीथिंग, है ना, मैं बता रही हूँ आपको, एल्गोरिथम जो है बाइसनेस वो इतनी ज़्यादा है, अगर मैं 2-4 रील एक जैसी देख लूँ तो मेरे पास उसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट सब कुछ उसी चीज़ से रिगार्डिंग आना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि मेरे से बिना पूछे कि मेरी क्या प्रेफरेंस है, मेरी क्या चॉइस है, वो बताई जा रही है दूसरी कंपनीज़ को, वो अपनी एड्स मुझे दिखा रहे हैं, तो कंसेंट लो गई, ठीक है। स्ट्रेंथन करो साइबर सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि जो साइबर अटैक्स हैं, साइबर क्राइम्स है, उसको हम ज़्यादा, और फाइनेंशियल क्राइम्स है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हमें नहीं चलना चाहिए, लोगों को भी नहीं पता कि उनकी प्राइवेसी क्या है, कि उनका हक क्या है, उनको पता होना चाहिए, तभी तो दे कैन लाइक उस चीज़ को प्रिवेंट कर पाएंगे। बैलेंस करो प्राइवेसी को नेशनल सिक्योरिटी के साथ, तो जो चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं, है ना, चैलेंजेस से वे फॉरवर्ड आता है। स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाओ, इन्फॉर्म कंसेंट लो, स्ट्रेंथन करो इंफ्रास्ट्रक्चर को, है ना, पब्लिक अवेयरनेस एंड बैलेंस करो प्राइवेसी एंड नेशनल सिक्योरिटी को। देखेंगे तो लगभग 14 से 15 मिनट में आपका जो राइट टू प्राइवेसी काफ़ी अच्छे से जो है ये हो जाएगा। साथ में आपको जो ये थीम्स है ना, इनको भी याद करना है कि कौन सी थीम इंपॉर्टेंट है, सो दैट करंट अफेयर्स में से भी आप उन थीम्स को थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सको। तो राइट टू प्राइवेसी समझ में आ गया है, क्यों है, क्या इशू है, क्या नहीं है, क्या कंट्रोवर्सीज चलती हैं, 1-2 एग्जांपल्स, 1-2 जजेस केसेस, ये आपको याद होना चाहिए, तो बिल्कुल रटना चाहिए। एंड साथ में चैलेंजेस भी फॉरवर्ड, क्या पूछेंगे ज़्यादा, ये पूछेंगे क्या करें, कैसे बेटर करें, तो बेटर करने की भी तरीके हमने देख लिए, क्या चैलेंजेस है, क्या इशू है, दैट इज़ इट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द राइट टू मूवमेंट एंड रेजिडेंस। ऑल्दो इस पर एक ही बार मीन्स में क्वेश्चन आया है, बट कैन भी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, आपको पता है आर्टिकल 19 सब+1 में बोला गया है कि एवरी सिटीजन उसके पास राइट टू मूव फ्रीली है, एंड रिसाइड एंड सेटल भी हो सकता है, किसी पार्ट में वो रह भी सकता है, सेटल भी हो सकता है। और ये जो राइट है, लेकिन ये सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं, लेकिन इस पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जैसे कोविड के टाइम पे मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया, सिक्योरिटी हुई, नेशनल सिक्योरिटी, आप कहीं कंटोनमेंट एरिया में ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, हेल्थ से रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट या फिर प्लेसेस, जैसे कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे आप एकदम खुल्ला नहीं जा सकते, और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अदर एग्जिबिशंस हैं, जैसे कि आपको शेड्यूल ट्राइब्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। टेम्प्रेरी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए, जैसे कि पैंडमिक आ गया, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, तो तब भी आपका जो राइट है उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी स्कोप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, तो आप काम के लिए, स्टडी के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कहीं भी मूव कर सकते हो। रेजिडेंस भी है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको भाई इट विल हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे प्रोवाइड करता है, आपको पढ़ाई की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है ना, ये सब कुछ। नेशनल इंटीग्रेशन, मोबिलिटी ऑफ लेबर, साथ में आपको मोबिलिटी ऑफ लेबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट ऑफ लेबर, कि फैक्ट्रीज़ हर जगह तो नहीं है, तो अगर हर जगह नहीं है और वहाँ पे तो आपको पता है लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए, तो वहाँ पे वो लोग आएंगे कैसे अगर फ्रीडम ही नहीं होगी, तो मोबिलिटी ऑफ लेबर के लिए कल्चरल एक्सचेंज भी हमारा एक तरीके से यूनिटी को प्रमोट कर रहा है, आप कहीं भी जाके रह रहे हो, कल्चर वहाँ पे आप शेयर कर रहे हो, एंड दैट इज़ हाउ एक यूनिटी आ रही है।
एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ है ना। ट्रेड कॉमर्स कैसे चल रहा है, इसी वजह से तो चल रहा है मूवमेंट, वरना तो कोई सामान इधर उधर होगा ही नहीं, तो फिर ट्रेड कॉमर्स कैसे चलेगा। सो इकोनॉमिक ग्रोथ, मोबिलिटी ऑफ लेबर, कल्चरल एक्सचेंज, वर्क स्टडी अपॉर्चुनिटीज़, इस सब के हमारा क्या है, इस राइट की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है। मतलब स्कोप सिग्निफिकेंस में आपको ये बताना कि आपके लिए उस राइट की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो एक इंडिविजुअल के लिए क्या हो सकती है, एक नेशन के लिए क्या हो सकती है ना, एक कम्युनिटी के लिए क्या हो सकती है, ग्रुप के लिए क्या हो सकती है, फैमिली के लिए क्या हो सकती है। आप अपनी फैमिली को ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हो ना। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ज़्यादा तो नहीं, बट 1 से 2 ही इससे रिगार्डिंग केसेस हैं। तो सबसे पहला है मेनका गांधी। अब ये जो केस हुआ था इसमें ये बोला गया कि राइट टू मूव एंड रिसाइड कांट बी आर्बिट्ररीली रिस्ट्रिक्टेड। अब इस पर रिस्ट्रिक्शन तो लगा सकते हो, जैसे कि मैंने बताया हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, टेम्प्रेरी इमरजेंसी, लॉ एंड ऑर्डर, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट, ट्राइबल एरियाज़ के इंटरेस्ट के लिए आप लगा सकते हो रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन आर्बिट्ररीली रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ऐसा मेनका गांधी के केस में बोला गया। ऐसे हमारा है रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में। तो इस केस में क्या बोला गया कि रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रीजनेबल एंड लीगली वैलिड। और रिस्ट्रिक्शंस कैसी होनी चाहिए, जो रीजनेबल हो, मन मर्जी से नहीं, लीगली वैलिड हो। और कोर्ट का मतलब मेन दोनों ही केसेस में ये उन्होंने एम्फोसाइज करा, जो रिस्ट्रिक्शंस है वो रीजन हो, प्रोपोर्शनेट हो एंड नॉन आर्बिटरी हो। तो ये हम कह सकते हैं कि इन द बोथ द केसेस है ना, बोथ द केसेस ऑफ मेनका गांधी एंड रामेश्वर प्रसाद, कोर्ट ने क्या बोला कि रिस्ट्रिक्शंस कैसे होनी चाहिए, रीजन, प्रोपोर्शनेट एंड नॉन आर्बिटरी। अब चैलेंजेस क्या हैं, देखिए अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं बहुत बार। एग्जांपल लिमिट करना प्रॉपर्टी परचेज और आउटसाइडर्स एम्प्लॉयमेंट। एग्जांपल हरियाणा में ऐसा हुआ था, अभी हरियाणा में एक लॉ लेके आ गई थी गवर्नमेंट, बिल लेके आई थी, एंड उस बिल ने बोला था कि जो है कुछ रिजर्वेशन दी जाएगी हरियाणा के ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट में। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे स्टेट के लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कम कर दिया। तो ये भी एक तरीके का क्या अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। ऑल्दो हरियाणा के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने उसको स्ट्रिक्ट डाउन कर दिया था। पोर इन्फोर्समेंट, आपको पता है इन्फोर्समेंट बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुत बार इस चीज़ को मिसयूज़ भी होता है ना। कॉन्फ्लिक्ट, पब्लिक इंटरेस्ट दैट इज सिक्योरिटी इन डिजास्टर, या फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। लोग कह रहे हैं हमें जाने ही नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि देखो सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। माइग्रेंट वर्कर का भी इशू है, देखिए कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा मोबिलिटी जो होती है वर्कर की, उससे इशूज़ भी तो है, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी, है ना। जो लोग यहाँ पे अपने गांव को छोड़ के आए हैं, ठीक है, यहाँ पे शहर में मोबिलिटी ऑफ लेबर तो हुआ, लेकिन साथ में उनके एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। और उसकी वजह से वो पॉवर्टी में भी धकेल जाते हैं, अर्बनाइजेशन है, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या है, इश्यूज़ भी हैं। तो क्या क्या इश्यूज़ हैं, अनरियलिस्टिक रिस्ट्रिक्शंस हैं, बिना वक्त की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, पूरी इन्फोर्समेंट है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, माइग्रेशन वर्कर से भी इशूज़ हैं। ना वे फॉरवर्ड और हम क्या कर सकते हैं, देखिए स्ट्रेंथन करिए लीगल अवेयरनेस, लोगों को पता होना चाहिए कि उनका अधिकार है, और इंश्योर करो कि सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। यूज़ जुडिशियल ओवरसाइट टू चेक आर्बिट्ररी एंड स्टेट रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि हमने बताया कि हमें जुडिशियल ओवरसाइट का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे एक्टिव रोल शुड बी प्लेड बाय जुडिशरी, जिससे कि वो चेक करते हैं कोई आर्बिट्री स्टेट के रिस्ट्रिक्शंस ना हो। एंड प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाना चाहिए ना, फालतू के रिस्ट्रिक्शंस ना हो ना, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सही है तो उनको अच्छे से इन्फोर्स करो। एंड जो भी चैलेंजेस हैं है ना, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट था तो उसको बैलेंस करते चलो, पूर इन्फोर्समेंट है, ज़्यादा इन्फोर्समेंट, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है तो मतलब रीजनेबल ही लगाओ। और कौन काम करेगा इसमें, जुडिशियल रिव्यू। माइग्रेंट वर्कर का जो इशूज़ है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी हमें थोड़ा सा रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करना चाहिए, है ना, तो उससे ऐसी प्रॉब्लम्स कम होंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नॉर्मल सा टॉपिक था। बस 2 केसेस याद रख लो, चैलेंजेस वगैरह ठीक है, ठीक है, और लर्न कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं, बस चलो रिकॉल कर लेते हैं। तो हमारे पास मूवमेंट है, ठीक है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज डी में कि हम राइट टू मूव भी है, रिसाइड भी एंड सेटल भी है, ठीक है, चल सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, या फिर कहीं जगह सके सेटल भी हो सकते हैं। अब इस पर क्या कोई एक्सेप्शंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, बिल्कुल एक्सेप्शंस है, रिस्ट्रिक्शंस है। पब्लिक इंटरेस्ट हुआ, हेल्थ हुआ, सिक्योरिटी हुआ, नेशनल सिक्योरिटी हुआ, है ना, कोई डिज़ास्टर हुआ, इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस हुई, या फिर ट्राइबल एरियाज़ का कुछ स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ, तो वहाँ पे की जा सकती है। सिग्निफिकेंस क्या है कि ऑफकोर्स आपके पास राइट टू मूव आता है, रिसाइड आता है, सेटल आता है, तो आप बेटर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, पढ़ने की भी और एम्प्लॉयमेंट की भी। कहीं ना कहीं उससे डायरेक्टली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा, डायरेक्टली जो है
एक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल है ना, विच फर्दर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द होल नेशन। उसके अलावा हमारी मोबिलिटी ऑफ लेबर आसानी से हो पाएगी, है ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ आर पार्टिकुलर एरियाज़, तो वर्कर्स चाहिए तो वहाँ पे मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स। इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड एंड कॉमर्स भी कैसे हो रहा है, इसी तरीके से हो रहा है, ठीक है। साथ में ऑफ कोर्स यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज भी बढ़ेगा, जिससे कि फर्दर यूनिटी इंटीग्रेशन होगा हमारा, ठीक है। सो ये कुछ हमारे फ़ायदे हैं। उसके बाद 2 जजमेंट हमने देखी, मनेका गांधी एंड हमारा एक और था रामेश्वरम, है ना, रामेश्वरम था ना, हाँ, रामेश्वर प्रसाद। और दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नॉन आर्बिट्ररी एंड ओनली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, बिना फालतू की मत लगाओ। चैलेंजेस हैं इसके चलते भी, राइट टू मूवमेंट का इन्फोर्समेंट इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत बार आता है कि नेशनल सिक्योरिटी या फिर राइट टू मूवमेंट में, और लोग भी अवेयरनेस नहीं है। मूवमेंट से प्रॉब्लम्स भी होती हैं, देखो कहीं ना कहीं मूवमेंट से अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो वो भी एक है हमारा। साथ में बहुत बार अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, एग्जांपल हरियाणा का केस मैंने बता ही दिया था। सो वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड मतलब हाउ कैन वी मेक इट बेटर। तो वीक इन्फोर्समेंट से अपना अच्छा इन्फोर्समेंट करो, पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है, पब्लिक अवेयरनेस फैलाओ। अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए तो वहाँ पे जुडिशरी रिव्यू काम आएगा। और क्या कर सकते हैं वहाँ पे, जो जैसी अर्बनाइजेशन वगैरह प्रॉब्लम थी, वर्कर की माइग्रेशन तो उससे रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करके उसको रिड्यूस करो, ठीक है। और बस नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिटी की भावना को बढ़ाओ, सो दैट जैसे अभी महाराष्ट्र में केसेस हो रहे हैं ना, चैलेंजेस में हम लिख सकते हैं। जब एग्जांपल महाराष्ट्र में क्लैशेस हो रहे हैं विद रिगार्डिंग टू द लैंग्वेज, कि आप लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे मराठी, तो यहाँ बताओ। सो इन चीज़ों को कम करो, रिस्ट्रिक्ट करो, पनिशमेंट दो, पेनल्टीज़ दो, माइंडसेट भी चेंज करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, राइट। ये सब कुछ। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 से भी डायरेक्ट 2-3 बार क्वेश्चन आया है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट थीम है, दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है, जो कि वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव, कोई भी पर्सन डिप्राइव नहीं होगा, किसी भी पर्सन को आप डिप्राइव नहीं करोगे उसकी लाइफ से या फिर उसकी पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट, बस एक एक्सेप्शन है, तब कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर जो कि लॉ ने इस्टेब्लिश करा है। तो लॉ कहता है तो कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को दिया जाता है, तो इसका अगर ध्यान रखना, क्योंकि जीने का अधिकार तो सबको है, राइट टू लाइफ तो सबको होना चाहिए। इनिशियली इंटरप्रेटेड नैरोली बट लेटर एक्सपेंडेड बाय कोर्ट्स टू इंक्लूड डिग्निटी, हेल्थ एक्सेट्रा। इनिशियली इसका जो दैट इज़ इंटरप्रिटेशन था वो काफ़ी छोटा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे विद टाइम ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, है ना, बाय एक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी, देखेंगे हम थोड़ा धीरे धीरे। एक्सपेंडेड मीनिंग, आज के टाइम पे इसका मीनिंग क्या है, इसके अंदर लाइफ विद डिग्निटी भी आता है, हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर, राइट टू लिवलीहुड भी आता है कि हर एक इंसान को अधिकार है कि उसको नौकरी मिले, राइट टू प्राइवेसी भी आता है, ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, राइट टू हैव क्लीन इन्वायरमेंट भी आता है, जो कि सुभाष कुमार केस में हुआ था, तो याद रख लेना, सुभाष कुमार। राइट टू एजुकेशन भी आता है, इसके लिए अलग से हमने आर्टिकल 21 ऐड किया। राइट टू डाई विद डिग्निटी, जो कि कहता है कि पैसिव यूथनेशिया को रिकॉग्नाइज करता है, राइट टू डाई विद डिग्निटी, जो कि कॉमन कॉज में वाले केस में आता है, कॉमन कॉज। देन राइट टू स्पीडी ट्रायल, जो कि हुसैनरा खातून वाले केस में आता, तो ये है। तो इनको थोड़ा सा याद रख लेना, क्या क्या है, लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट सुभाष कुमार केस, राइट टू एजुकेशन, राइट टू डाई विद डिग्निटी दैट इज़ कॉमन कॉज, राइट टू स्पीडी ट्रायल दैट इज़ हुसैन खातून। ये सारे राइट्स इसके अंदर आते हैं, और विद एवरी जजमेंट, है ना, जजमेंट के तहत इसमें ऐड होता गया। नो स्कोप क्या है पर्सनल लिबर्टी का, फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल रिस्ट्रेंट एंड आर्बिटरी डिटेंशन। ये कहता है कि ये एक कहीं ना कहीं फ्रीडम दे रहा है, फिजिकल रिस्ट्रेंट, कि आपको कोई रुकावट ना रखे, एंड आपको कि आर्बिटरी आपको जानबूझ के अपने डिटेन ना करे। इसका स्कोप और ज़्यादा एक्सपेंड हुआ था मेनका गांधी केस में, जहाँ पे प्रोसीजर को बोला गया कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है, ये भी देखना है कि प्रोसीजर फेयर है, कि जो वो लॉ है वो अपने आप में फेयर है, जस्ट है एंड रीज़नेबल है।
तो उसका स्कोप एक्सपेंड किस केस में होता है, तो इट एक्सपेंडेड। कोई क्वेश्चन आता है कि उसका स्कोप एक्सपेंड हुआ, येस इट इज़ एक्सपेंडेड इन द केस ऑफ मनेका गांधी। और डिटेल में बताओ कि पहले क्या था, पहले हम क्या फॉलो कर रहे थे, दैट इज़ अ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। आज के टाइम पे हम क्या फॉलो करते हैं, ऑल्दो दिस इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पर आज के टाइम पे हम क्या फॉलो करते हैं, वी फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कि जो प्रोसेस है ऑफ द लॉ वो क्या ड्यू है, क्या वो ठीक है, वो जस्ट है, फेयर, रीजनेबल है। किस केस में, मनेका गांधी केस में। नाउ ये कवर करता है वुमेन की ऑटोनॉमी को भी, LGBT, अरे यार, LGBTQ के राइट्स को भी, प्राइवेसी को भी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंडर आते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं। गवर्नेंस एंड पॉलिसी, कहीं ना कहीं ये गवर्नेंस में कैसे हेल्प करता है, तो ये गाइड करता है वेलफेयर स्कीम्स को, ठीक है। तो यहीं से तो हमारा आया है, जैसे कि राइट टू न्यूट्रिशन से आया मिड डे मील स्कीम, राइट टू हेल्थ से आया आयुष्मान भारत, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट से आया स्वच्छ भारत। तो कहीं ना कहीं ये जो राइट्स हैं जो इसके अंडर आते हैं, इसी राइट से कहीं ना कहीं हमारी जो है पॉलिसीज़ भी इन्फ्लुएंस होती हैं। ये इंश्योर करता है कि स्टेट अकाउंटेबिलिटी इन कस्टोडियल डेथ, ये इंश्योर करता है कि कस्टोडियल डेथ में, अगर कस्टोडियल मतलब कस्टडी के अंदर डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी स्टेट को जिम्मेदार बनाता है इन आर्बिट्ररी एक्शन में, राइट। अब इसके आगे चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस इट हैव, बैलेंस राइट्स एंड सिक्योरिटी। ये हमें बैलेंस करना पड़ेगा राइट्स को भी एंड सिक्योरिटीज़ को भी। हमें इम्प्लीमेंटेशन का जो गैप है हेल्थ में, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, उसको फुलफिल करने की ज़रूरत है। जुडिशियल बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, तो स्पीडी जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो वो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। लैक पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं है उनके अधिकार क्या है। तो ये सारी क्या है, चैलेंजेस हैं। मतलब हर एक राइट का बता दो, डाई विद डिग्निटी, लेकिन नहीं हो पा रहा है। राइट टू एजुकेशन, लेकिन लोगों के पास एजुकेशन है। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट के तो पता ही, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। राइट टू प्राइवेसी, आए दिन आप देखोगे तो डीप फेक्स बन रहे हैं लोगों के। राइट टू लिवलीहुड, नहीं मिल रहा है लोगों को नौकरियाँ, तो कहीं ना कहीं क्या एक तरीके से वॉल्यूशन हो रहा है, वही चैलेंज है हमारे लिए। और डिजिटल एज, तो वहाँ पे राइट टू प्राइवेसी भी हमारे पास नहीं है। तो वही मतलब इन सारे राइट्स की कमियाँ बता दो, ये हमारे क्या है, चैलेंजेस हैं, लिमिटेशन है, ठीक है। मतलब चैलेंजेस का मतलब है इसके सामने क्या परेशानी आ रही है। हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्यों फुलफिल नहीं हो पा रहे, क्योंकि हेल्थ में पीछे है, एजुकेशन में पीछे, एनवायरनमेंट में पीछे है, स्पीडी जस्टिस नहीं मिल रहा है, हमारा जो डेटा है उसकी प्राइवेसी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में भी गैप है, और जुडिशियल बैकलॉग है ना। दैट इज़ इट। नाउ द वेरी नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर जेंडर जस्टिस। तो मतलब एक वुमेन का क्या अधिकार है, वुमेन को किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया है, वुमेन के लिए और क्या किया जा सकता है, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट थीम बन जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। सबसे पहला जो आर्टिकल है दैट इज़ 14, जो कि बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो कहीं ना कहीं मैन एंड वुमेन को इसने इक्वल रखा। उसके बाद आर्टिकल 15 बात करता है स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा बेस्ड ऑन सेक्स, तो ये भी एक तरीके से दे रहा है। साथ में एक्सेप्शंस है टू द आर्टिकल 15, जो कि एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रही है इन फेवर ऑफ वुमेन, जो कि कह रहे हैं कि वुमेन के लिए जो है सरकार चाहे तो, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ बेटर प्रोविजंस बना सकती है ना। आर्टिकल बाकी 16 है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा है, मैन एंड वुमेन, ठीक है, दोनों को बराबर दे रहा है, ठीक है। आर्टिकल 42 है जो कि बात करता है मैटरनिटी रिलीफ एंड सोशल सिक्योरिटी की। तो मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी एक्ट भी है इसके चलते कि मैटरनिटी रिलीफ दी जाती है वुमेन को, है ना, 6 महीने की लीव दी जाती है, सोशल सिक्योरिटी है। एंड फंडामेंटल ड्यूटी में भी डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात करी है। PRIs हैं, ULBs हैं, उसमें भी रिजर्वेशन दिया है वुमेन को। और आज के टाइम पे तो अभी जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके तहत तो हमने लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में भी 1/3 रिजर्वेशन दिया, राइट। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, देन 42 हुआ DPSP में, फंडामेंटल ड्यूटी में, ठीक है। अब जजमेंट्स देख लेते हैं, कुछ बहुत सारी जजमेंट्स भी आई हैं, जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस आई हैं जिन्होंने बात करी कि हम प्रिवेंट करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट को वर्क प्लेस पे, तो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा शायरा बानो केस है जिसने ट्रिपल तलाक को बैन किया। और उसके बाद इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसने अलाउ करा कि एंट्री होगी वुमेन की इन द सबरीमाला टेम्पल, है ना। तो तीनों ही कहीं ना कहीं जो केसेस उनको हम लिख सकते हैं कि वुमेन को किस तरीके से प्रोटेक्शन दी है कॉन्स्टिट्यूशन में। विशाखा गाइडलाइन सेक्सुअल हरासमेंट से रिगार्डिंग, सायरा बानू ट्रिपल तलाक, इंडियन यंग लॉयर्स दैट इज सबरीमाला केस, ठीक है। नाउ डायमेंशंस, अलग अलग डायमेंशंस है। लीगली हमने इक्वल राइट्स दिए हैं, मैन एंड वुमेन के दोनों के राइट्स हैं। सोशल में हमने डॉयरी जैसे केसेस को, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे चाइल्ड मैरिज केसेस के लिए स्पेशली एक्ट लाए हैं ना। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, देयर इज़ अ प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ डॉयरी एक्ट है। इकोनॉमिक
इकोनॉमिक में इक्वल पे एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात करिए, गवर्नमेंट खुद इक्वल पे करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो वुमेन हो। पॉलिटिकल में हमने रिजर्वेशन दी है पेयराइज में, है ना, अभी हमने बात करी 106 अमेंडमेंट एक्ट। एजुकेशन में भी हम फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। नाउ पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे कि मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट है, पोश एक्ट है ना, पोस्ट को भी हम कर सकते हैं, वुमेन हेल्पलाइंस है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, ये सब कुछ है। तो ये तरीके से पॉलिसी के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं, वुमेन को कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट प्लस DPSP, है ना, प्लस हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, साथ में रिजर्वेशन वाला जो हमने देख लिया था, जजमेंट्स थे हमने देखा, एंड देन देयर इज़ अ पॉलिसी से हमने देखा। नाउ चैलेंजेस क्या हैं, अभी भी वही है कि इम्प्लीमेंटेशन में गैप है, ठीक है, थ्योरी कुछ है एंड प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ और हैं। सोशो कल्चरल बैरियर, एग्जाम्पल पेट्रार्की है, स्टीरियोटाइप है ना, सोशो एंड कल्चर मतलब लोगों का भी एक रुकावट है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, वर्क प्लेस में भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, एग्जाम्पल हम कह सकते हैं बॉलीवुड, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आए दिन जो महिलाएं हैं वो खुल के बोलते हैं कि देखो हमें उतना पे नहीं मिलता जितना मेल एक्टर को मिल रहा है। वे फॉरवर्ड, आगे क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस एंड एजुकेशन कैंपेन फैला सकते हैं, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं जो लॉज हैं। मतलब देखो होता क्या, कोई भी सोल्यूशन है उसमें वो लिखो जो है उसको बेहतर करो, जो नहीं है और होना चाहिए उसको लेके आओ, लोगों को एम्पावर करो। ये 3 हैं जो सोल्यूशन आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। सो अवेयरनेस एंड कैंपेन, है ना, लोगों को अवेयरनेस, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, जो है उसको इम्प्लीमेंट करो एंड प्रमोट करो, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, जो नहीं है उसको आगे बढ़ाओ, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को बढ़ाओ, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ, तो इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। तो हमने क्या क्या पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में, सबसे पहले हमने पढ़ा कि दिस फंडामेंटल राइट, जिसमें हमने पढ़ा 14 है जो कि राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है, देन 15 है जो कि वही कि स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा और होगा भी तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा इन द फेवर ऑफ वुमेन। देन 16 है जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वुमेन को भी। देन हमने बात करी DPSP की, जो आर्टिकल 42 कह रहा है कि मैटर्निटी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल पे फॉर इक्वल मैन भी होगा, ये मेरा DPSP में है। देन द फंडामेंटल ड्यूटी हमने डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात करी है, ठीक है। और उसके अलावा वी हैव जजमेंट्स में हमने 3 देखी थी, दैट इज़ शायरा बानू ट्रिपल तलाक वाला केस, देन उसके बाद सबरीमाला केस, ठीक है, दैट इज़ इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन, एंड देन उसके बाद वी हैव सीन द विशाखा गाइडलाइन, जैसे कि सेक्शुअल हरासमेंट प्रिवेंट हो सके वर्क प्लेस पे। देन आफ्टर दैट हमने डायमेंशंस पढ़ी कि लीगली कैसे इक्वल है, कि इक्वल राइट्स नहीं है, उनके पास भी वोट है, उनके पास भी वो भी कंटेस्ट कर सकती है इलेक्शंस को, है ना, वो भी कोई ऑफिस होल्ड कर सकती है, लॉयर बन सकती है, चीफ जस्टिस बन सकती है। देन देयर इज़ अ सोशल में हमने डाउरी जैसी केसेस को, डोमेस्टिक वायलेंस को, चाइल्ड को, इन सबको पे काम किया है। इकोनॉमिक में हमने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी है, इक्वल पे देने की बात करी है। पॉलिटिकली देखा जाए तो हमने रिजर्वेशंस वगैरह दी हैं इन द PRIs एंड द ULBs, है ना, एंड इवन द आज के टाइम पे लोकसभा एंड दिस। एजुकेशन में हमने फीमेल को क्या कर दिया है, हमने फीमेल एजुकेशन को बढ़ाने की बात करी है। पॉलिसी इनिशिएटिव देखोगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट, पोश एक्ट है, वुमेन हेल्पलाइंस हैं, ठीक है, पिंक टॉयलेट, है ना, पिंक टॉयलेट्स वी हैव, पिंक टैक्सीज वी हैव, वुमेन सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए। चैलेंजेस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन गैप है ना, थ्योरी कुछ प्रैक्टिकल कुछ, सोशल कल्चरल बैरियर्स हैं, पेट्रार्की माइंडसेट अभी भी वैसा है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है ना, सेफ्टी प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पे, तभी तो नाइट ड्यूटीज़ अभी भी नहीं कर सकती वुमेन, वर्क प्लेस पे अभी भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में लिखा था बॉलीवुड का। वे ऑफ फॉरवर्ड क्या कि अवेयरनेस फैलाओ, जो है उसको और ज़्यादा अच्छे इम्प्लीमेंट करो, और जो नहीं है उसको क्या करो, प्रमोट करो, ठीक है। दूसरी चीज़ थी दैट इज इट। Okay, now there is a 101st Constitutional Amendment Act. This is also one of the major and the most important theme. तो आए दिन ये न्यूज़ में भी रहती है और 2-3 बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम इसको भी बेहतरीन तरीके से जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, किसके बारे में बात करती है, बैकग्राउंड एंड पर्पस। देखिए पहले क्या था कि कॉम्प्लेक्स इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था, अलग अलग टाइप के इंडायरेक्ट टैक्स थे, वैट थे, कैट थे, सेट थे, अलग अलग कस्टम ड्यूटी थी, ये था। अब इससे क्या होता था, टैक्स में ओवरलैप होता था एंड साथ में कैस्केडिंग इफेक्ट, दैट मीन टैक्स ऑन टैक्स, कभी कभार टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था, एंड लेक्स यूनिफॉर्मिटी भी नहीं थी। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या होता है कि हम यूनिफाई कर देते हैं GST को, हम GST को क्या कर देते हैं, यूनिफाइड कर देते हैं, सिंगल इंडायरेक्ट टैक्स उसको बना देते हैं, जिसका मेन एम क्या होता है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ठीक है। तो
हम क्या लेके आए 101 जिसने यूनिफाई करा, एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स बना दिया। इसका एम क्या था, एक नेशन एक टैक्स और एक मार्केट। अब इसका थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन समझ लेते हैं, बैकग्राउंड हमने समझ लिया। तो इससे आर्टिकल 246A ऐड होता है जो कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को पावर देता है टू मेक लॉज ऑन GST। तो मतलब कहीं ना कहीं कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड कर देता है। पार्लियामेंट ओनली लॉज बनाते हैं IGST पे, उसके अलावा जो है हमारी स्टेट और वो दोनों ही इस पर बना सकते हैं, ठीक है। लॉज 269A आर्टिकल ऐड करा जिसने बोला कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ IGST बाय सेंटर एंड शेयर बिटवीन, दोनों के बीच में शेयर होगा। IGST को लगाएगा, कलेक्ट कौन करेगा, सेंटर, और दोनों के बीच में शेयर होगा, ऐसा बोला 269A ने। और 279A ऑलरेडी GST काउंसिल प्री के नोट्स में इसको कवर कर चुके हैं। तो 3 आर्टिकल्स में ऐड हुआ, 246, 269 एंड 279, ठीक है। 6 बस ये 6 से 7 आ गया 79, ठीक है। 246, 269A एंड 279A। 7th शेड्यूल भी इसमें ऐड हुआ जिसने कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी को, सर्विस टैक्स को, वेट को, इन 3 चीज़ों को वहाँ से माइनस कर दिया। प्लस में सेंटर एंड स्टेट को कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों ही क्या कर सकती हैं, GST को लगा सकती हैं। लगाता कौन है कौन नहीं लगाता है ना, ऑलरेडी हमने करंट अफेयर्स की जो वीडियोज़ आएगी ना उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से उसको कर लिया था डील। तो भी मैं इतना बेहतरीन तरीके से डील नहीं कर रही, बस इतना ध्यान रखना कि 7th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया कि अब सेंटर एंड स्टेट दोनों ही क्या कर सकते हैं, GST लगा सकते हैं। कंपनसेशन टू द स्टेट एक्ट भी हम लेके आए 2017 में, जिसने बोला कि 5 साल तक कंपनसेशन दिया जाएगा बाय कंपनसेशन सेस। किसको, स्टेट्स को। देखिए स्टेट को क्या हुआ, नुकसान हुआ था, राइट, कि स्टेट के पहले स्टेट लगाता था इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और स्टेट के पास ही पूरा पैसा जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि सेंटर भी लगा सकता है, स्टेट भी लगा सकता है, तो उससे उनका जो रेवेन्यू है वो कम हुआ। और रेवेन्यू लॉस के चलते क्या हुआ हमारा, दैट इज़ कि इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको कंपनसेशन देंगे जितने का आपका लॉस होगा अगले 5 साल तक। तो उसको कहते हैं कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट करके, ठीक है। सो दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो आते हैं या फिर लॉज। तो 246A जिसने बोला कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के पास पावर है कि वो GST पे लगा लॉज बनाएंगे। 269A ने बोला कि जो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ IGST वो सेंटर करेगा, लेकिन इसको शेयर दोनों के बीच में होगा। एंड 279A में GST काउंसिल को सेटअप करा। एंड 7th शेड्यूल में ऐड करा हमारे की एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड वेट, 3 टैक्सेस को माइनस करा। सेंटर एंड स्टेट दोनों कॉन्करेंट लिस्ट में डाला हमारे GST को कि वो GST लगा सकते हैं। एंड एक कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट भी हम लेके आए। नाउ इम्पैक्ट क्या रहा फेडरलिज्म पे, इसका इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्ट्रेंथन, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और ज़्यादा अच्छा हुआ। कैसे हुआ अभी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देखिए कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों शेयर कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग पावर को। हमने ये भी देखा था कि GST काउंसिल में जब कोई भी डिसीजन लेना होता है तो किस तरीके से ले रहे हैं। GST काउंसिल में जो सेंटर है, जो स्टेट है, जो सेंटर है उसकी वोट की पावर सिर्फ 1/3 है और स्टेट की 2/3 है। तो कहीं ना कहीं स्टेट को इंक्लूड कर रहे हैं वाइल टेकिंग अ डिसीजन। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ा। फिजिकल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, लेकिन इससे क्या होगा, जो फिजिकल ऑटोनॉमी है, जो पैसे को एक तरीके से टैक्स लगाने की जो ऑटोनॉमी थी जो पहले थी उनके पास, वो कम हो गई। इंक्रीज इंडिपेंडेंस, आपस में इंडिपेंडेंस बढ़ गई। स्टेट डिपेंड ऑन सेंटर फॉर कंपनसेशन एंड GST काउंसिल डिसीजंस। अब स्टेट कहीं ना कहीं डिपेंड हो रहे हैं। सेंटर स्टेट भी इश्यूज आते हैं ड्यूरिंग द कंपनसेशन डिलीज, ठीक है। और इससे क्या हुआ, जो सेंटर स्टेट के इश्यूज हैं वो भी काफ़ी बढ़ते जाते हैं। आए दिन देखने को मिलेगा कि कंपनसेशन नहीं मिल रहा, इस तरीके से ये सब कुछ होता रहता है। तो ऑफ कोर्स रेवेन्यू कम हुआ तो फिजिकल ऑटोनॉमी भी कम हुई, डिपेंडेंस बढ़ी, ठीक है। और हमारे इश्यूज भी आते रहते हैं कंपनसेशन के डिलेज को लेकर। लेकिन वहीं पे पॉजिटिव है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हमने बढ़ाया और कहीं ना कहीं यूनिफाई करा ना, यूनिफाइड करा टैक्स सिस्टम को, एक यूनिटी आई, ठीक है ना। और क्या बेनिफिट है, ऑफ कोर्स ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बिज़नेस जो है करने का जो तरीका है वो आसान हुआ। ऑनलाइन GST एंड पोर्टल फॉर फिलिंग रिटर्न्स एंड कंपाइलेंस, आपके पास आप ऑनलाइन GST है ना, अगर आप रिटर्न्स वगैरह फिल कर सकते हो वहाँ पे घर बैठे बैठे एक ही जगह पे, एक ही वेबसाइट है। ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी है, डुप्लीकेशन जो पहले कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था वो नहीं होगा। ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ा, ठीक है। यहाँ चैलेंजेस क्या है, फ्रीक्वेंट रेट चेंजेस, बहुत जल्दी जल्दी रेट चेंज होते रहते हैं, तो वो एक थोड़ा सा है। एक्सक्लूजन ऑफ इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स, बहुत सारी सेक्टर्स हैं, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, उसको उन्हें एक्सक्लूड कर दिया कम्प्लीटली। कॉम्प्लिकेट है थोड़ा सा स्मॉल ट्रेडर्स के लिए विद डिजिटल फिलिंग, तो उसको थोड़ा सा ईजी करने की ज़रूरत है। सारी चैलेंजेस हैं, ठीक है। और जुडिशियल जजमेंट्स, इससे रिगार्डिंग का कि जुडिशरी में भी जजमेंट दी है, बिल्कुल दी है। जैसे कि मोहित मिनरल केस हुआ तो बोला कि GST काउंसिल्स की रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है। तो मोहित मिनरल्स केस में क्या बोला गया कि GST काउंसिल्स की रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है।
सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को को इक्वल हैं जीएसटी डिसीजंस में, तो दोनों अच्छे से डिसीजंस लें। चेंजेस, अभी जीएसटी काउंसिल मीटिंग रेगुलरली होती रहती है। जीएसटी 2.0 आया जिसको हम ऑलरेडी कवर कर लेंगे करंट अफेयर्स में, जीएसटी अन है। वे फॉरवर्ड, अब क्या कर सकते हैं, टाइमली कंपनसेशन दो सो दैट ट्रस्ट बढ़े और जो इश्यूज़ हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो कम हो। पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोडक्ट्स को भी हमें जीएसटी के एम्बेट में लाने चाहिए अंडर जीएसटी, मोर कॉम्प्रिहेंसिव, तो उससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वो बनेगा। कंसर्न्स वर्सेस कंसर्न्स बेस्ड डिसीजन लो, अपनी मन मर्जी मत करो, तभी जीएसटी काउंसिल में कैसे डिसीजन लो, कंसर्न्स बेस्ड डिसीजन लो। रिव्यू करो टैक्स स्लैब्स को सो दैट वो ज़्यादा सिटीजन फ्रेंडली हो, सिटीजन का भी तो सोचना है ना। स्ट्रेंथन जीएसटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बेटर करो। सिंप्लिसिटी कंपाइलेंस रखो स्मॉल ट्रेडर्स एंड एमएसएमईज के लिए सो दैट उनको मुश्किल ना आए, और उनको मुश्किल आएगी तो फिर वो अपना स्टार्टअप, आधे लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, सो दे फी आउट ऑफ द फियर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है ना, तो स्मॉल ट्रेडर्स एंड एमएसएमईज को भी के लिए भी चीज़ों को आसान करो। तो यही मोटा मोटा हमने देख लिया था क्या समस्या है क्या नहीं, बट ये थोड़ा सा ये है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो हमारा ये थीम है, दिस थीम इज़ इम्पॉर्टेंट इन इटसेल्फ, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्या चैलेंजेस हैं, फ्रीक्वेंट रेट चेंजेस, क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है स्मॉल ट्रेडर्स के लिए। जुडिशियल ने क्या बोला मोहित मंडल्स में कि देखो जीएसटी काउंसिल्स की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, और आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसी तरीके से डिसीजन लेना है। वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं भैया, टाइमली कंपनसेशन दो है ना, और कंसर्न्स बेस्ड डिसीजंस लो, सिटीजन फ्रेंडली बनाओ, रिफॉर्म लाते रहो, और जो प्रोडक्ट बाहर छोड़ रखे हैं उनको भी इसके एम्बेट में हो, कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादा बनेगा वो, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को अच्छा करो, प्रिवेंट करो, एंटी कहते हैं ना एंटी प्रॉफिटरिंग, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करो, जो रियल बेनिफिट है वो सिटीजन्स तक जाए, और जीएसटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर करो। वे फॉरवर्ड में यही है, जो है उसको बेटर करो, जो नहीं है उसको करो, और अवेयरनेस लोगों के बारे में, एक पॉइंट तो लोगों के बारे में लिखना ही है कि सिटीजन्स के फ्रेंडली बनाओ भैया, ठीक है, और टैक्स स्लैब्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो चीज़ों को, है ना, स्पेशली फॉर द स्मॉल ट्रेडर्स। दैट इज़ इट। नाउ वी विल डू फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 मिनट्स की ही हम ये थीम बेस्ड वीडियोस बनाएंगे, और आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है 10 से 15 वीडियोस में हमारी पूरा मेंस की सारी थीम्स हम कंप्लीट कर लेंगे, वो भी बहुत अच्छे से समझ बनाते हुए, ठीक है। सो इतनी घबराने की और दिक्कत की बात नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहना है, बार बार इन्हीं वीडियोस को देखो जो इधर उधर मत जाओ, इधर उधर जाने से, बार बार रिसोर्स चेंज करने से टाइम के वेस्टेज के अलावा कुछ नहीं होता है। सो बेटर टू प्रिपेयर एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ने से नहीं रुकना है। जब 10 बार पढ़ लोगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली विल बी मच बेटर। क्लास लो, है ना, क्लास लो, लगातार लो, लगातार लेते रहो और रिकॉल करते रहो। वॉच कम से कम 3 बार देखो, फिर 1 बार रिकॉल करो। इस तरीके से अगर आप 5 बार भी कर लेंगे तो 15 बार तो क्लास वॉच हो जाएगी, और कम से कम 5 बार रिकॉल कर लेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली माइंड में इनकलकेट होना शुरू हो जाएंगी। एंड स्पेसिफिकली यहाँ से हमें ना थीम्स पकड़नी है कि कौन कौन सी थीम्स रिपीट होती हैं, है ना, और आंसर्स किस तरीके से हमें लिखने हैं, थोड़ा सा उस वे में भी सोचना है, ठीक है। एंड दैट इज़ इट। बी कंसिस्टेंट, लगे रहो, फोकस्ड रहो, है ना, फोकस्ड, दैट इज़ इट। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा।